हेलो दोस्तों, SPBS स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर का, जिसमें होगा प्रमुख विधेयक। प्रमुख रूप से देखेंगे और जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं 3-4 विधेयक होते हैं उसको हम देखेंगे प्रमुख रूप से, जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और टू द पॉइंट हम वही बताएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को एक प्रश्न मिलता है, एक्स्ट्रा हम नहीं बताएंगे। तो और इससे पहले आप देखेंगे तो सीरियली वाइज पूरा पॉलिटी का वीडियो संविधान सभा से ही अपलोड है, आप एक सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं और एक साधारण भाषा में सब समझाए हैं। और वही जो होता है एग्जाम में आता है आपको टू द पॉइंट, वही हम बताए हैं, एक्स्ट्रा नहीं बताए हैं। तो आइए आज इसको देख लेते हैं प्रमुख विधेयक को। 2-3 दिन से वीडियो 4 दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था और खांसी बहुत हो गया था। अब कुछ आराम है तो वीडियो आपको डिले देखने को मिलेगा। तो आइए इसमें प्रमुख रूप से 4 विधेयक को देखेंगे, जिसमें पहला होगा आपका धन विधेयक, जिसको आप सब जानते होंगे कि 110 आर्टिकल 110 में चर्चा इसकी मिलती है। अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा मिलती है। तो आपको यही प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि धन विधेयक की उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 110 में मिलता है। इससे जुड़ी ही अगर और एक्स्ट्रा पॉइंट देखें तो इसमें पूछेगा आपको कि किसको हम धन विधेयक बोलेंगे। तो आप जितने भी देखते होंगे कि भारत में जैसे संचित निधि है, आकस्मिक नीति है, उससे जितने भी खर्च होते हैं या जितने भी उसमें प्राप्तियाँ होती हैं या किसी भी मद के लिए उससे खर्च उसको किसी भी मद में या किसी भी मुद्दा पर खर्च करने के लिए संचित निधि से धन निकालते हैं, उसी को हम लोग धन विधेयक बोलते हैं। धन विधेयक के अंतर्गत आता है। या दूसरी पॉइंट हम बात करें इसमें, तो जितने भी टैक्स होते हैं, टैक्स में बढ़ाना, घटाना, नाम बदलना या लगाना या क्रिएट करना, वो सब जो टैक्स होते हैं सबके सब धन विधेयक के तहत आते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि संचित निधि और आकस्मिक निधि से किसी भी प्रकार का धन निकालना, खर्च करना या प्राप्त करना, ये सभी धन विधेयक के तहत आते हैं। धन विधेयक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो जितना भी देश में जो संचित निधि से धन निकाला जाता है उसमें जमा किया जाता है, जिसको हम प्राप्ति लिखे हैं, या फिर किसी भी मुद्दा के लिए, किसी भी खर्च के लिए या किसी भी विकास के लिए यहाँ से धन निकालते हैं, उसको हम सबको धन विधेयक के तहत उसको मानते हैं या उसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें और दूसरी पॉइंट पे देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना, घटाना, बढ़ाना या परिवर्तन करना, ये सभी धन विधेयक के तहत ही शामिल किए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से देखें कि धन विधेयक के किसको बोलेंगे या धन विधेयक में क्या होता है, ये तो सबको जानते हैं कि धन विधेयक 110 मिलता है। चर्चा इसमें क्या क्या शामिल है तो इसको हम बता दिए। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को इसके तहत क्या एक लोकसभा अध्यक्ष, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है धन विधेयक के मामला पे। अध्यक्ष अभी ओम बिरला है जो कोटा है, सांसद है। दूसरा राष्ट्रपति का भी इसमें योगदान होता है। आप तीसरा देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में कि धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रस्ताव कौन पास करते हैं या कौन साबित करते हैं कि धन विधेयक है। तो इसमें आपको लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा आंसर।
पूछेगा सीधा क्वेश्चन कि लोकसभा सॉरी धन विधेयक कौन प्रस्तावित करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष। और जो राष्ट्रपति होते हैं, तो यहाँ जब धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, पहले इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि धन विधेयक को पहले कहाँ पर पेश किया जाता है, तो पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। आप एकदम याद रखिएगा, कन्फर्म इसको कभी भूलिएगा मत। एग्जाम में आता है तो लोकसभा राज्यसभा में आदमी कन्फ्यूज होकर के गलत कर देते हैं। तो जब भी धन विधेयक हो गया और एक वित्त विधेयक हो गया, जब भी पेश होगा तो लोकसभा में होगा। तो लोकसभा में प्रथम बार इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रथम बार इसको धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है और पेश करने के बाद यहाँ से प्रस्ताव यहाँ भेजा जाता है राज्यसभा में। लोकसभा से धन विधेयक को राज्यसभा में जब भेजा जाता है, तो इसमें राज्यसभा को इसमें धन विधेयक में क्या पावर है उसको हम देख लेते हैं। तो धन विधेयक को एक कर्तव्य मतलब एक कार्य होगा कि 14 दिन के अंदर, यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है, 14 दिन के अंदर अगर धन विधेयक, पहले तो क्लियर हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रस्तावित करते हैं कि धन विधेयक क्या है। उसके बाद जब हम इसको पहले लोकसभा में पेश करेंगे, धन विधेयक जब भी पेश होगा तो लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं पेश होगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा। इसके बाद हम देखें कि जो साधारण विधेयक है और एक संविधान संबंधी विधेयक है, उसको आप कहीं भी पेश कर सकते हैं। तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रथम पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को पावर है कि 14 दिन के अंदर इसको जो करना है कर करके इसको लोकसभा को लौटाए, अन्यथा 14 दिन के अंदर अगर नहीं लौटाता है राज्यसभा तो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। और पारित मान करके, चूंकि यहाँ पे राष्ट्रपति को अब देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पहले ही अपना सहमति दे चुके हैं। तो एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ कि धन विधेयक को राष्ट्रपति को किस विधेयक पर पूर्व सहमति मांगी जाती है, तो राष्ट्रपति को धन विधेयक पर पहले ही सिग्नेचर करा लिया जाता है। इसीलिए अगर पहले ही सिग्नेचर कर दिए तो लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा अपना उसमें जो करना होता है करके राज्यसभा को भेजता है। और राज्यसभा में जाने के बाद 14 दिन के अंदर अगर लोकसभा को नहीं लौटाता है तो एक स्वतः पूर्णतः पारित मान लिया जाएगा। तो यहाँ से इतना प्रश्न आता है धन विधेयक से। पहला प्रश्न है कि धन विधेयक की चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 110 में है। इसको धन विधेयक है या नहीं, ये प्रस्ताव साबित कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष से बताएंगे कि ये धन विधेयक है। राष्ट्रपति को उससे पूर्व सहमति ली जाती है। पूर्व सहमति मतलब सिग्नेचर कराया जाता है धन विधेयक पर राष्ट्रपति को पूर्व में ही सिग्नेचर करा लिया जाता है और इसको प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा अगर 14 दिन तक लौटाता है तो ठीक है, 14 दिन तक नहीं लौटाता है तो पूर्णतः पारित मान लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पहले साइन हो ही चुका है। और पारित होने के बाद ये एक्ट में बदल जाएगा, जिसको कानून कहते हैं। तो धन विधेयक से आगे आइए देखते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, इसकी चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल 117 में मिलती है। 117 में तो यही आपको प्रश्न आ जाएगा कि जो वित्त विधेयक है इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है, तो अनुच्छेद 117 में आपको मिलता है। इससे संबंधित देख लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी वित्त से संबंधित है यानी पैसा से संबंधित है, वो सभी मामला वित्त विधेयक के तहत आ जाएगा। जैसे जितने भी धन विधेयक हैं, जितने भी धन विधेयक हैं वो सभी के सभी वित्त विधेयक हैं। आपको स्टेटमेंट में दे देगा, वो सभी के सभी वित्त विधेयक हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी अगर धन विधेयक है वो सब वित्त के तहत आते हैं। तो जितने भी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक के तहत आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, बट सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। यहाँ यही स्टेटमेंट फंसाने के लिए दे देगा आपको, दरोगा मेंस में दे सकता है इसको स्टेटमेंट। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, बट सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। तो जितने भी वित्त से संबंधित है सभी के सभी वित्त विधेयक के तहत आते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसको ही पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। इसको ही पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम पिछला बार देखें कि धन विधेयक पर सही पावर लोकसभा को है, राज्यसभा को मात्र 14 दिन का पावर है। यहाँ पे पावर राज्यसभा को हो जाता है कि ये जब तक चाहे बिल को रख सकता है, इसको खारिज भी कर सकता है, इसको निलंबित भी कर सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा लोकसभा।
विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद राज्यसभा जाएगा। वहीं अगर धन विधेयक में देखें तो सारी पावर लोकसभा की थी, यहाँ सभी पावर राज्यसभा को हो गया, और ये यहाँ से फिर संशोधित करके यहाँ देगा, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और उसके बाद बिल है जो एक्ट में बदल जाएगा। तो इससे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये पूछता है कि कहाँ पेश होगा पहले, तो इसमें लोकसभा में पेश होगा। बस अंतर यही है कि राज्यसभा को इसमें ज़्यादा पावर मिलता है, तो वहीं देखते कि धन विधेयक में ज़्यादा लोकसभा को पावर मिलता है। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 इसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। और व्यक्ति पूछता है कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, संविधान संशोधन किया है संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसमें दो तरह के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। जैसे पहला होता है विशेष बहुमत, और दूसरा पॉइंट होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। तो विशेष बहुमत के तहत बात करते हैं कि क्या क्या संशोधित किया जाता है या क्या इसमें किया जाता है। तो विशेष बहुमत के तहत जैसे किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना इत्यादि विशेष बहुमत के साथ। विशेष बहुमत बोले तो 2/3 लोकसभा और राज्यसभा। विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत से। दो तिहाई बहुमत, और यहाँ भी 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पेश होगा लोकसभा में, अगर कहीं भी पेश हो सकता है। अगर संविधान संशोधन की बात करें तो कहीं भी, जैसे आप धन विधेयक विधि विधेयक देखें कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पहले पेश होगा, बट और इसमें ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें कहीं भी आप अगर लोकसभा में पेश करते हैं 2/3 बहुमत से तो प्रस्ताव पास होकर फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में अगर प्रस्ताव पेश करते हैं 2/3 बहुमत से तो फिर इसको लोकसभा के पास भेजना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी आप पेश कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक आता है कि संविधान संशोधन विधेयक को प्रथम बार कहाँ पेश किया जाता है, तो राज्यसभा देगा, लोकसभा देगा, इनमें से दोनों देगा, इनमें से कोई नहीं देगा। तो आप यहाँ समझ लीजिएगा कहीं भी, या ये देगा कहीं किसी भी सदन में, किसी भी एक सदन में, तो किसी भी एक सदन में आंसर सही हो जाएगा। तो पहले लोकसभा में पेश करता राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा पेश करता लोकसभा में आएगा। ये दोनों जगह पास होकर जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो यहाँ पे जब ये सिग्नेचर कर देंगे तो जो बिल था एक्ट में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक को देखें। हाँ, एक कंडीशन और यहाँ याद रखिएगा कि जो आप देखें, जैसे धन विधेयक देखें, धन विधेयक देखें, और यहाँ एक संविधान संशोधन विधेयक देख रहे हैं, संविधान संशोधन विधेयक देख रहे हैं। यहाँ पे अगर दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न होता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो चाहे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक हो, यहाँ पे ये जब गतिरोध उत्पन्न होगा तो यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन ही नहीं कर सकते। संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान ही नहीं किया गया है। क्योंकि धन विधेयक देखिए कि पूर्व भी सहमति ले लिया गया था, सिग्नेचर ले लिया गया था राष्ट्रपति को, और यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा संविधान में जिक्र नहीं है कि आप इसे संयुक्त अधिवेशन कर सकते हैं। इसको संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पर कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से इतना ही प्रश्न आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। क्वेश्चन ये भी दे देगा कि राष्ट्रपति द्वारा किस विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो वो दे देगा धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, एक दे देगा आपको साधारण विधेयक। तो आप देख सकते हैं साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, कि इस पर नहीं बुलाया जाता है। धन विधेयक का संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। तो हमने देखें विशेष बहुमत से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, या किसी राज्य के निर्माण में विशेष बहुमत, इसको भी लोकसभा या राज्यसभा लिख सकते हैं। पहले विशेष बहुमत प्लस राज्य। इसमें क्या होता है कि जो फेडरल सिस्टम होता है, संघात्मक ढांचा, जो कनाडा से लिया गया है, संघात्मक ढांचा, जो फेडरल सिस्टम होता है आपका, जो कनाडा से ग्रहण किया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक ढांचा कहाँ से लिया, कनाडा संविधान से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब
संशोधन करने की बात आती है या कोई भी संविधान में बदलाव हेतु संशोधन होता है, तो उसमें अगर फेडरल सिस्टम में आते हैं, संघात्मक ढांचे में आते हैं, तो इसमें विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से पास होता है और आधे से अधिक राज्यों को पास भेजा जाता है। यानी कि अभी वर्तमान में मान के चले कि 28 राज्य है, तो आधे से अधिक यानी कि 15 राज्य, 15 राज्य की सहमति होती है। 15 राज्य के जितने भी विधानसभाएं हैं, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जब बोलेगा कि संविधान संशोधन विधेयक में जब संघात्मक ढांचे में परिवर्तन लाना हो तो 2/3 बहुमत प्लस से आधे से अधिक राज्यों को, राज्य में कहाँ से प्रस्ताव पेश होना चाहिए, तो विधानसभा से। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका याद रखिएगा, विधानसभा में 2/3 बहुमत से इसको पास होना चाहिए, सभी राज्य की विधानसभा। जहाँ आप देख सकते हैं कि 28, जिसमें आधा से अधिक यानी कि 50% प्लस 1 यानी कि 15 राज्य की विधानसभा से ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। तो विशेष बहुमत प्लस राज्य जिसको संघात्मक ढांचे में परिवर्तन करने के लिए राजी हो, मतलब परिवर्तन करने के लिए योग्य हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें जैसे आप GST आप देखें वो हुआ, इससे पहले जो संघात्मक ढांचे से जुड़ा हुआ था, पहले तो इसको राज्यसभा में पेश किया गया, फिर लोकसभा में पेश किया गया, फिर आपको सब आधे से अधिक राज्यों में भेजा गया, वहाँ के सभी विधानसभा द्वारा इसको प्रस्ताव को पेश किया, तो इसे संशोधन हुआ। एक और आपको हुआ था न्यायिक अपॉइंटमेंट, न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी NJAC, इसको भी संघात्मक ढांचा से जुड़ा हुआ है, या तो फिर आप कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलता होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो NJAC न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम, इसको जब राज्यसभा में लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में गया, फिर जब इसको सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया गया तो इसका कि ये संवैधानिक मान्यता के खिलाफ है, इसलिए इसको प्रस्ताव पास नहीं हुआ और ये पेंडिंग हो गया। ये तो आपको जो देख रहे हैं अभी जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है आपको कोलिजन सिस्टम से, उससे बेहतर यही रहता है, मगर इसको नहीं रखा गया, इसको असंवैधानिक बता दिया गया। तो ये सब संघात्मक ढांचे से जुड़ा है। तो संघात्मक ढांचे में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में पेश होगा, उसके बाद आधे से अधिक राज्य विधानसभा में जाएगा, और उसके बाद जब प्रस्ताव पेश होगा तो फाइनली राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति के पास आकर के साइन हो जाएगा, साइन होने के बाद कानून बन जाएगा। चलिए, ये हो गया संविधान संशोधन विधेयक। इसको भी याद रखिएगा, कहीं भी आप रख सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में कहीं प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा वैसा विधेयक जो धन, वित्त एवं संविधान संशोधन विधेयक के तहत नहीं आता है, उसे साधारण विधेयक के तहत रखा जाता है। तो ये आपका तो एक परिभाषा टाइप के हो गया कि वैसे विधेयक जो धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक तो नहीं आता है, उसको साधारण विधेयक कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा, इसको भी हम कहीं भी पेश कर सकते हैं। धन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी पेश करते हैं, जैसे संविधान संशोधन विधेयक है। और इसके अगर विपरीत हम जाते हैं तो जो हम देखते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक को कहीं भी पेश कर सकते हैं, किसी सदन से शुरू कर सकते हैं 2/3 बहुमत से। तो इसको भी अगर एक लोकसभा में पेश करते हैं तो राज्यसभा में भेजना पड़ेगा, और राज्यसभा में पेश करते हैं तो आपको लोकसभा के पास भेजना पड़ेगा। तो लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में पेश करते हैं तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के पास भेजेगा, और ये दोनों में पास होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास आता है। तो इसमें राष्ट्रपति को तीन अधिकार प्राप्त है। पहला तो कि जैसे विधेयक जिस रूप में आया है उसी रूप में फाइनली दोनों सदन को लौटा देगा, लोकसभा राज्यसभा की फिर से सुधार करके लाइए। और एक आप पढ़े होंगे 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन 1976 और 1978, ये जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और जब प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, उस टाइम हुई थी।
तो इसमें 42वें संविधान संशोधन 76 में कहा गया था कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा, यानी कि उसको लौटा नहीं सकता है। ये लौटाने का अधिकार इसके तहत छीन लिया गया था। बट जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई और इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बनी आपको 77 में। तो अगले साल 78 में इन्होंने 44वां संविधान 1978 लाया और इसके तहत ये लौटाने का अधिकार फिर से राष्ट्रपति को दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को बिल पर सहमति देने के बाध्य कर दिया गया था। तो बाध्य कर दिया गया था तो 42वां संविधान होगा। और फिर कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक बार लौटाने का इनको अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को किसी भी बिल को, तो 40वें संविधान संशोधन। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब बुलेट पॉइंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो इनको अधिकार कि एक बार इस विधेयक को लौटा देंगे। और दूसरा अधिकार है कि अगर नहीं लौटाते हैं तो जैसे आए हो इसे ये उस बिल पर साइन कर देंगे, यानी कि सिग्नेचर भी कर देंगे, तो बिल है जो एक्ट बदल जाएगा। और तीसरा है कि अपने पास वीटो शक्ति का प्रयोग करके अस्थायी रूप से रख भी सकते हैं, रख लेंगे। और इसमें भी अगर लोकसभा या राज्यसभा में कहीं गतिरोध उत्पन्न होता है किसी प्रकार के लेकर के, किसी पॉइंट को लेकर के, कि बिल में मतलब सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे के सहमति नहीं बैठ रहा है, तो अनुच्छेद 108 के तहत इस पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति को पावर है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और दोनों संयुक्त अधिवेशन बुला करके बिल पे सहमति दोनों से लेंगे और लेने के बाद साइन कर देंगे। उसके बाद आपको बिल जो एक्ट बदल जाएगा। तो प्रश्न आएगा किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होगा, तो एक आपको संविधान संशोधन विधेयक और एक साधारण विधेयक पे, दो ही बिल है जिसपे सॉरी दोस्त, इस पे नहीं होगा। तो रूप से 4 विधेयक देखें। धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 के तहत आता है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखें कि वैसे खर्च या आप आमदनी बोल सकते हैं या किसी भी मत पे खर्च करने के लिए पैसा निकालना, संचित निधि आकस्मिक निधि से निकालना, वो सभी धन विधेयक के तहत आते हैं। जितने भी टैक्स हैं, टैक्स लगाना, घटाना, बढ़ाना, परिवर्तन करना, सभी धन विधेयक के तहत आते हैं। और इसको 110 में चर्चा है। उसमें राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि उससे पूर्व सबसे पहले उनसे साइन करा लिया जाता है उस विधेयक पे, क्योंकि उसमें कोई संविधान संशोधन विधेयक जो संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव नहीं है और राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखने का प्रस्ताव नहीं है, तो उसको आपको राष्ट्रपति द्वारा पूर्व अनुमति ले ली जाती है पेश करने से पहले। और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसे प्रभावित किया जाता है कि धन विधेयक है या नहीं। और सबसे पहले उसको लोकसभा में केवल लोकसभा में पहले पेश करेंगे धन विधेयक को। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को पावर है कि 14 दिन के अंदर बिल पे कुछ करके जो भी करना है, कुछ जोड़ना है, उसको करके लौटा दे 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर नहीं लौटाता है तो वह लोकसभा की तरफ से बिल को पारित मान लिया जाएगा और कानून स्वतः बन जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि वित्त विधेयक सभी जो वित्त से संबंधित सभी वित्त विधेयक के तहत आते हैं। जैसे धन विधेयक वित्त से संबंधित, इसलिए धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, स्टेटमेंट में फंसाएगा आपको, मगर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। वित्त विधेयक भी वही मामला है, पहले लोकसभा में पेश करेंगे, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। बट यहाँ एक अंतर देखने को मिलेगा कि लोकसभा को जिस प्रकार से लोकसभा को धन विधेयक में पावर मिला था, उसी प्रकार धन विधेयक को यहाँ वित्त विधेयक है उस पर पावर मिल गया है। तो अपने पास सुरक्षित रख सकता है या खारिज कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हमने संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयक देखा, जो मुख्य रूप से विशेष बहुमत, और दूसरा उसमें जो फेडरल सिस्टम अगर परिवर्तन करें, विशेष बहुमत में हम परिवर्तन कर सकते हैं। किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, किसी के राज्य का निर्माण करना विशेष बहुमत से, जिसमें 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। विशेष बहुमत से विधेयक को पारित कर लोकसभा राज्यसभा में डाल सकते हैं। ये संविधान संशोधन विधेयक भी है कि कहीं भी दे सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। उसके बाद अगर राज्यसभा लोकसभा से प्रस्ताव पास होकर आ जाए तो फिर राष्ट्रपति साइन कर देंगे और वो बिल एक्ट बदल जाएगा। उसके बाद हमने देखा, उसमें दूसरा पॉइंट देखा कि विशेष बहुमत प्लस राज्य, जिसमें मुख्य रूप से फेडरल सिस्टम जो कनाडा से लिया गया है, जो
जो संविधान के जो संघात्मक ढांचा है उसको हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव करना भी होगा तो उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी है। जैसे जीएसटी संघात्मक संबंधित था, एनजीएसटी संघात्मक संबंधित था, तो उसमें जब प्रस्ताव पेश करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद सभी राज्य की विधानसभा में आएगा, वहाँ प्रस्ताव पेश 2/3 बहुमत से उस पर सहमति बनेगी। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर साइन के बाद एक्ट बन जाएगा। उसके बाद साधारण विधेयक देखा, वैसा विधेयक जो न संविधान जो न धन विधेयक के तहत आता है, न ही वित्त विधेयक के तहत आता है, और न ही संविधान संशोधन विधेयक के तहत आता है, उसको हम लोग धन विधेयक मानते हैं। इसको भी पहले कहीं भी शुरू कर सकते हैं, संविधान संशोधन के तहत ही कहीं भी शुरू करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी शुरू कर सकते हैं। तो जब लोकसभा में पेश होगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पेश होगा तो लोकसभा में अगर वहाँ करते हैं तो फिर लोकसभा में आता है। फाइनली राष्ट्रपति के पास आता है तो इनके पास 3 पावर है, या तो विधेयक को पूर्णतः उसी रूप में लौटाते कि इसमें आप सुधार करके लाइए, या तो फिर वो सिग्नेचर कर देंगे और कानून बन जाएगा, या तो फिर वीटो शक्ति प्रयोग करके वो अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है साधारण विधेयक में तो इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। फिर दोनों लोकसभा राज्यसभा के बैठा करके संयुक्त अधिवेशन करेंगे और पूछेंगे क्या इसमें गड़बड़ी है, उसके बाद सुधार करके फिर उसको बिल पर साइन करेंगे और फिर एक्ट बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने वीडियो तो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि शॉर्ट में बनाना मुश्किल था। ऐसे ही बताते चले कि धन विधेयक 110 में, वित्त विधेयक 117 में, संयुक्त अधिवेशन 368 में, ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा क्योंकि बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाल रहा है। तो इस सभी मुद्दा को ध्यान दीजिए, सभी पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। और 14 मई को होने वाला है मत निषेध का, उसमें इस सबसे प्रश्न आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।